स्वागत है आप सभी का बारिशर की पाठशाला में। और जैसे कि भाई आपकी डेट शीट आ चुकी है, तो सभी भैया अपना सीरियस हो जाइए अब और एग्जाम अच्छे से कीजिए। यहाँ पर हम लेके आएंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके सीधा सीधा एग्जाम को हिट करेंगे भाई। तो ये जो आज हम लेके आए हैं इसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हम सेट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यूनिट फर्स्ट से है, जो कि हर बार एग्जाम में आता है भाई, बार बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड ड्रॉ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक। या तो ये इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड ड्रॉ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जी बेटा अरबाज, हाय। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इतनी फॉर्म में आता है और कैसे लिखना होता है। तो डिप्लीशन लेयर आपने पढ़ा होगा। हाँ बच्चे, डेट शीट आई है भैया, आज से डेट शीट आ चुकी है। 7 मई से आपके एग्जाम प्रस्तावित हो चुके हैं, है ना। वो कोई बात नहीं है, उसमें जो लिखा होता है, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर क्या होता है, सभी को पता है कि पी रीजन होता है, उसके अंदर एन रीजन होता है। कि भाई आपका एक पी टाइप और एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है डायोड, और उसके अंदर एक जंक्शन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वह पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए मैं सिंपल सिंपल इसका सारा थ्योरेटिकल आपको एक बड़े बता दूं कि पी रीजन के अंदर तो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, ठीक है। एन रीजन के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये बात हमेशा ध्यान रखना, है ना। और जहां से जो है आपके इधर से यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया जाता है, पोटेंशियल लगाया जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ होते हैं, यहाँ से होल चलना प्रारंभ होते हैं, तो बीच में एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको बोला जाता है डिप्लेशन रीजन। ठीक है। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रीजन मूव टूवर्ड द पी रीजन एंड होल्स फ्रॉम द रीजन पी रीजन मूव टूवर्ड द एन रीजन। यानी कि पी तरफ जो पी टाइप के होल्स हैं वो एन टाइप की तरफ भागेंगे और एन टाइप वाले पी की तरफ भागेंगे। ये बीच में कहीं पे जाके रिकम्बाइन होंगे। दिस रीजन क्लोज टू जंक्शन becomes free from mobile charge carriers. As a result, fixed positive donor ion are left on the n side and negative acceptor ion on the p side। मतलब समझे क्या हो रहा है कि जैसे इधर से ये होल्स आ रहे हैं, इधर से ये आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ से आपका जो निगेटिव साइड है वहां आपके आयन छूट जाएंगे कुछ इस टाइप के पॉजिटिव आयन, और इधर आपके नेगेटिव आयन आ जाएंगे। तो इतना रीजन जो हो जाएगा ये इसको बोला जाएगा डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है कि उस रीजन के अंदर जहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन आकर रिकम्बाइन हो रहे हैं। इतनी बात ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो मेरी आपसे एक विनती है कि जब भी वीडियो को देखें उसको लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हमारी गारंटी है कि यहाँ इन क्वेश्चनों से आपको क्वेश्चन 101% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अप्रोक्सीमेट 50+ मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि दो इफेक्ट होता है, बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइस होता है, एक रिवर्स बाइस होता है। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है भाई, पी रीजन को पॉजिटिव टर्म से जोड़ते हैं, एन रीजन को नेगेटिव से जोड़ते हैं। इतनी बात ध्यान रखनी है, ओके। इसी के कारण जो आपका रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि इसको उल्टा कर देते हैं कि एन रीजन को जोड़ते हैं पॉजिटिव से और पी को जोड़ते हैं नेगेटिव से। ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो इज ऑलमोस्ट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल लीकेज की कहानी बनती है। क्यों बनती है? इसके अंदर डिप्लीशन लेयर आपका ज्यादा बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, उस चैनल को आप फॉलो कीजिए, वहां पे सारे के सारे नोट्स हम दे देंगे विद द क्वेश्चन विद द आंसर, ठीक है भैया। अब इसकी कहानी आगे चलती है। क्वेश्चन में ये था कि करेक्टरिस्टिक कर्व कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने अपनी लैब में खूब प्रैक्टिकल किए होंगे और खूब इसको देखा होगा। ये आपका करेक्टरिस्टिक कर्व है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे प्रैक्टिकल करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा हम जो है वोल्टेज को बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, और एकदम एक अचानक वोल्टेज पे करंट तुरंत से ऊपर उठ जाता है जिसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज, है ना। और इसमें ध्यान रखना कि 0.3 वोल्ट तो है जर्मेनियम के लिए, 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। सिमिलरली जब अब आगे जाओगे तो रिवर्स बाइसिंग का करैक्टरिस्टिक देखोगे तो इसमें क्या होगा कि आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे बढ़ाते चले जाओगे, लेकिन एक वोल्टेज ऐसी आएगी कि जहां पर ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट तुरंत आपको देखने को मिलेगा हाई स्पीड से, है ना। इसी को बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन।
और करेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब क्या होता है कि जो आप कर्व बनाते हैं उसी को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, मेन पॉइंट है जो एग्जाम में लिख के आने हैं आपने, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है, इनको पढ़ लेंगे कैसे कैसे इसमें चीजें हो रखी हैं। इस रीजन को हम जेनर ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, वो भी ध्यान रखें भाई, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इसमें क्या है कि नीट सर्किट डायग्राम आपको ब्रिज रेक्टिफायर का बनाना है और एक्सप्लेन करना है ऑपरेशन, आउटपुट फॉर्म, ड्राइव, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज आपको दिखाना है। यहाँ तक कोई समस्या हो किसी को तो प्लीज हमें बताइए, और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दे भाई। जो सब्सक्राइब नहीं किया जिसने अभी तक, वो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। यहाँ आपको फुल सब्जेक्ट्स, जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं सभी की वीडियोस टॉप 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। जी, तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पता होना चाहिए। ब्रिज का मतलब है पुल, ठीक है। तो ये आप देखते हो 4 डायोड, डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4 एक ब्रिज की फॉर्म में हमने कनेक्ट कर दिया। इधर से हम एसी सप्लाई देते हैं, इधर से हम आउटपुट ले लेते हैं। इसमें होता क्या है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर है। देख क्वेश्चन अगर चेंज करके भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन ब्रिज रेक्टिफायर, तो भी आपको ये लिखना है ना। which convert both half cycles from AC input voltage into DC output by using 4 diodes connected in the bridge form. It does not require a center tape transformer and is widely used in practical power supply circuit, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसको हम प्रैक्टिकल में, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है और एग्जाम में इसलिए ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है आने की, ठीक है भाई। तो ये सर्किट डायग्राम का विशेष ध्यान देना है भाई। एफईपी के अंदर डायग्राम नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेंगे, फिर से बता दे रहा हूं, है ना। तो इसमें क्या है कि ये 4 डायोड लिए हैं, 4 डायोड को बीच की फॉर्म में बना दिया गया है, एसी सप्लाई इस पे इनपुट पे दे दी गई है। देखते हैं वर्किंग कैसे करता है भाई। ये रे डायग्राम है आपका, तो यहाँ से देखिए आप इनपुट देते हो एसी की फॉर्म में, और आपको पता है एसी जो चलता है हमारा कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई। तो इसमें जो ऊपर की सर्किल है इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ सर्किल, नीचे को बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, कौन कौन से डायोड एक्टिव रहते हैं, कौन से डायोड एक्टिव नहीं रहते, इन पर विशेष ध्यान देना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि डायोड 1 एंड डायोड 3 आर फॉरवर्ड बाइस, यानी पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल जब चलती है, जब इतनी साइकिल चलती है तो इतनी साइकिल में डायोड आपका D1 और डायोड D3 ये फॉरवर्ड बाइस में रहेंगे और एक्टिव रहेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में ही डायोड आपका काम करना है, ये भी ध्यान रखना है। और इसी सर्किल के अंदर जो आपके डायोड D2 हैं और D1 है ये इनएक्टिव रहेंगे, इनएक्टिव मतलब रिवर्स बाइस में रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट फ्लो करेगा वो डायोड D1 से लेके D3 में करेगा, नोट D1, नोट जो है आपका, हाँ नोट D2, नोट D4, ठीक है, ये 4 है, ओके। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल में जाते हैं, यानी नीचे वाले ने इस पोर्शन में जाएंगे, जब जब इस पोर्शन में जाएंगे तो यहाँ पे क्रम उल्टा हो जाएगा। इसमें आपका D2 और D4 आपके फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे और D1 और D3 आपके रिवर्स बाइस हो जाएंगे। तो D2 और D4 में करंट फ्लो करेगा। जब ये करंट फ्लो करेगा तो आपके जो साइकिल है वो कुछ इस टाइप से वेव फॉर्म बन के उसकी आ जाएगी। ये इसकी वर्किंग होती है। आई बात समझ भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि सर डीसी की आउटपुट वोल्टेज कैसे निकाले, तो जब भी स्टार्टिंग में हमने फुल वेव रेक्टिफायर कराया था लेक्चर के अंदर, फुली देखना चाहते हो तो आप लेक्चर सीन कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम इतना नहीं है कि आप फुल लेक्चर देखो। तो ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इन पे ध्यान दो। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज में आपको यही रखना है, वी आई इक्वल टू होता है क्या एसी में वी एम साइन ओमेगा टी, और एवरेज अगर डीसी वोल्टेज निकालना होता है तो फॉर्मूला लगाओ ये वाला कि वी डीसी इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई वी आउटपुट डी ओमेगा टी। ये डी ओमेगा टी लिखा हुआ है, डब्ल्यू टी मत पढ़ना है इसको, है ना। ड्यू टू सिमेट्री के कारण जो हमारा फुल रेक्टिफायर है उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो वीडीसी आपका जाता है वी एम अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। बाद में क्या करो भैया, मैथ के आप पक्के स्टूडेंट होंगे, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी डी सी 0.637 वी एम, 0.637 वी एम। और मैं यहीं एक क्वेश्चन 2 नंबर का बता दूं, तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछ ले तो इसका आधा कर दो, यानी कि 0.637 वी एम बाई 2 कर दो, आपका हाफ वेव के लिए आ जाएगा। ये वैल्यू याद रखो और ये वैल्यू याद रखो, ठीक है भैया। और दूसरी कहानी देखो, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला याद रखो। आई आरएमएस की जो वैल्यू होती है, आई आरएमएस वो अंडर रूट 1/2 पाई
है ना, और इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी होती है। भैया यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करो जो ये वाली है, आई इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पुट करो, इसको भैया सोल्व कर लो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको करना आता है, इंटीग्रेशन करो या डायरेक्टली वैल्यू पुट करो कि ये जो वैल्यू होती है ये पाई के इक्वल होती है। ये मतलब क्या लिखा हुआ है, ये 0 to 2 पाई लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है, डी ओमेगा टी लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पाई होती है। यानी इतनी वैल्यू पाई रख देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आई आर एम एस इजिकल टू आई एम अपॉन में √1/2। ये ध्यान रखो भैया, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, सिमिलरली एक चीज उन्होंने नहीं पूछी है लेकिन पूछ सकता है कि एफिशिएंसी कितनी होती है। तो भैया एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता, कि आउटपुट क्या निकला और आपने इनपुट क्या दी थी। सिमिलरली वैल्यू पुट करो, पावर जो होती है आउटपुट की वो होती है पी आउटपुट आई स्क्वायर आर। भाई नॉर्मल आपने पावर पढ़ी हुई है, फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, पावर का। वो वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है कि पी आउटपुट पे पावर है आई स्क्वायर डी सी आर, जहाँ पे आई डी सी की वैल्यू क्या है 2 IM/पाई, पिछली बार निकाली, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आंसर आपका ये आ गया। ऐसे ही एसी में आ गया, दोनों को अपॉन कर दो तो आपकी इफिशियंसी हो जाती है इसकी 81.2%। ये फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी है। इसकी है फुल वेव रेक्टिफायर की, और हाफ वेव की पूछ ले तो इसका आधा कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि ये तीन चीज, एक ये इफिशियंसी, एक ये वाला और एक ये आउटपुट वोल्टेज, सेंटर टेप भी आ जाए तो भी यही करना है ना। ठीक, चलिए, तो एक आता है रिपल फैक्टर आपका। भाई रिपल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आता हुआ है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, वैसे भी आता है। व्हाट इज अ रिपल फैक्टर। ठीक है, तो रिपल फैक्टर को हम गामा से डिनोट करते हैं और ये होता है रेशो आई आर अपॉन आई डी सी का, और आई आर एम एस की वैल्यू होती है आपकी ये आई स्क्वायर डी, यानी आई स्क्वायर आर एम एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है आई स्क्वायर डी सी प्लस आई स्क्वायर आर। यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो, तो आपकी जो गामा की वैल्यू निकल के आती है वो ये ध्यान रखो, वो आती है √आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी अपॉन आई डी सी। तो यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू पुट करो जो हमारी पहले आई थी, आई एम अपॉन √2 आई डी सी की वैल्यू पुट करो और उठा के सोल्व कर दो, तो गामा की वैल्यू आती है 0.482। ये ध्यान रखो। और एक होता है आपका पी आई वी, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो होता है डबल ऑफ वी एम। ये ध्यान रखो भाई, सेंटर टेप में ये आता है, ब्रिज में आधा आता है। ठीक है, तो ये हमने आपको क्वेश्चन पूरा कवर करा दिया है ना। वहीं पे अगर क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला, वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लीपर। क्लीपर किसे कहते हैं, ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म द गिवन सर्किट। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्लीपर किसे कहते हैं, इसको भी ध्यान रखें। तो क्लीपर की अगर बात कर लें भैया, तो क्लीपर को हम कुछ ऐसे जोड़ते हैं, मतलब कैसे कि सर्किट को यूज टू रिमूव और कट ऑफ ए पोर्शन ऑफ इनपुट वेव फॉर्म दैट लाइज अबव और बिलो सर्टेन वोल्टेज। यानी कि ये जो आप वेव देते हो इसको, ये तो जब क्लीपर लगा दोगे तो ये वेव को काट सकता है, वेव को काट सकता है, जैसे कि यहाँ कटी हुई वेव आपको मिल रही है। कैसे, तो क्लीपर आर मेनली यूज फॉर एम्पलीट्यूड लिमिटिंग, वेव फॉर शेपिंग एंड सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। अनलाइक रेक्टिफायर, क्लीपर डू नॉट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ध्यान रखना है भाई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिफायर एंड क्लीपर्स। तो क्लीपर्स कन्वर्ट नहीं करता है, कन्वर्ट नहीं करता है, केवल क्लिप करता है। क्लिप मतलब थोड़ा छोटा हिस्सा काटता है। जैसे ये वाला हिस्सा आया, ये आपका इनपुट है, तो ये क्या काम करेगा, ये यहाँ से इसको उड़ा देगा, यहाँ से इसको उड़ा देगा, तो आउटपुट आपको ये दे देगा सर्टेन वोल्टेज के अंदर। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, इसमें एक डायोड लगाते हैं, एक रेजिस्टर लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। और आप देख सकते हो कि इसको क्लीपर्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, सीरीज क्लीपर, पैरेलल क्लीपर, जिसको शंट क्लीपर भी बोलते हैं। और आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बाइस्ड क्लीपर। तो ये तीनों मैंने इसमें लगाए हुए हैं, आपके कोई भी पूछे 2 मार्क्स में या कोई भी टॉप पॉइंट दे दे तो आपको सॉर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे बात करें किसकी, सीरीज क्लीपर की, तो सीरीज में क्या होगा भैया, सीरीज में ध्यान रखें, डायग्राम ध्यान रखें, कहाँ लगा हुआ है वो ध्यान रखें। तो इसमें जो डायोड है आपका वो सीरीज में कनेक्टेड है, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। देखो ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है डायोड, इसको बोल देगा क्या, सीरीज क्लीपर। ऐसे ही निगेटिव क्लीपर बोलेंगे तो निगेटिव वाला पोर्शन कट हो जाएगा, नेगेटिव वाला पोर्शन ये कट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन है ना, उसे नेगेटिव बोल देते हैं। पॉजिटिव, ये वर्किंग देख लो भाई, वो वाली कहानी है कि जीरो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ इन द सेंस ये वाला हाफ, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस रहेगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस रहेगा,
तो आपका एक्टिव रहेगा, करंट उसके अंदर फ्लो होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका जू का तू एक वेव जू की तू मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही नीचे वाले नेगेटिव पे जाएंगे तो डायोड आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, जिस वजह से ये चीज यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अगेन फिर साइकिल आगे बढ़ी तो फिर एक्टिव हो गया, फिर वेव मिल गई, अगेन फिर नेगेटिव में गया तो वेव नहीं मिली, कट हो गया। इतनी सी कहानी, ये चीज आपको लिख के आनी होती है। ठीक है भाई, ये सब उसमें वही लिखा हुआ है ना। तो आउटपुट वेवफॉर्म आप देखते हो इस प्रकार से मिलता है। इनपुट सिग्नल, नेगेटिव वाला हिस्सा काट दिया क्योंकि नेगेटिव क्लिपर है, तो आपको ये पॉजिटिव में मिल गया। इतनी बात ध्यान रखनी है ना। ऐसे ही पॉजिटिव सीरीज क्लिपर में करेंगे तो पॉजिटिव वाला हिस्सा कट जाएगा, अब की बार ये हिस्सा कट जाएगा। और सेम कहानी क्या लिखेंगे इसके अंदर कि इसमें क्या करते हैं कि the diode is connected series with low resistance R such that diode is reverse biased during positive half cycle। ध्यान ये रखना है, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर में जो ये डायोड लगा हुआ है इसको रिवर्स बाइस रखना है पॉजिटिव साइकिल में। इस साइकिल में जब ये इस साइकिल में पॉजिटिव हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ओनली कहाँ मिलेगा, नेगेटिव साइकिल में मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव सीरीज क्लिपर मतलब पॉजिटिव वाले हिस्से को काट दो, वो क्या हो गया, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर हो गया, है ना। ये सेम वर्किंग लिखी हुई है इसकी, जो हमने बताई है कि भाई ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है, इस साइकिल के अंदर ये डायोड आपका रिवर्स बाइस है, उल्टा भी हो रहा है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में नहीं मिला। लेकिन नेगेटिव वाले में क्या हुआ, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया, करंट फ्लो हो गया, तो हमें वेव मिल गई। आई बात समझ में भाई? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है भैया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सीरीज क्लिपर विद रिफरेंस वोल्टेज। अगर वोल्टेज आप लगा दे जिसको हम बाइस सीरीज क्लिपर बोलते हैं तो क्या कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज देखनी है भाई कि इसमें वोल्टेज को लगाया कहाँ गया है ना। तो इसमें क्या करना है, जो वोल्टेज है सीरीज विद द डायोड एंड लो रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें वोल्टेज को सीरीज के अंदर लगाना है। ये पॉइंट को मार्क करके लिख के आना ब्लैक पेन्स में, हेडिंग में। ठीक है, सीरीज में लगा रखा है। तो यहाँ पे देखते हो रेजिस्टेंस, डायोड और ये लगा दी वोल्टेज, रिफरेंस वोल्टेज, इन ये सब किस में है, सीरीज के अंदर लगा दी। इसलिए बोला गया बाइस सीरीज क्लीपर। क्या बोला गया, बाइस सीरीज क्लीपर। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइस नेगेटिव क्लीपर, इसको बोलते हैं बाइस पॉजिटिव क्लीपर। बात वही है कि नेगेटिव वाला भगा देगा, पॉजिटिव वाला रोक लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा लिखना है। 1 मिनट भैया, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है ना हमारा भैया। अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लीपर, ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म द गिवन सर्किट, तो क्लीपर के बारे में बताना है, डायग्राम बताना है, उसकी आउटपुट फ्रेम बतानी है, टाइप बताने पड़ेंगे। इसके बाद टाइप बताने के बाद आपको चीज छोड़नी है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, ओनली 1 पेज आता है। 1 मिनट भैया। तो ये ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और सीरीज क्लिपर आपका हो गया, ये तो हो गया था, ये भी हो गया। ठीक है भाई, है ना। पूरा नहीं करना है, जितना आपसे पूछा जाए उतना करना है, लेकिन आपको पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, नेगेटिव सीरीज क्लिपर यहाँ तक दिखाना पड़ेगा भाई। आपको जो है वर्किंग दिखानी पड़ेगी, और ये बाइस सीरीज क्लिपर दिखाना पड़ेगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जितने पोर्शन वो देगा, पॉइंट देगा लिखने के लिए, उतने लिख के आने हैं। पॉइंट के हिसाब से चलनी है। जैसे वर्किंग लिखी हुई है कि V इनपुट आपका VI से बड़ा हो गया, V इनपुट VR से बड़ा हो गया, तो डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बाइस, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज। तो ये आप वोल्टेज लो कर दोगे, इसको सोल्व कर लोगे, ये आपका काम आनी आ जाएगी। मैंने क्या कहा भाई, डायग्राम विशेष तौर पे रखने हैं, चाहे थ्योरी कम लिखना कोई बात नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी लिखना, लेकिन डायग्राम अच्छे से बना के आना। ठीक है, फिर आपका पैरेलल शंट क्लीपर है, तो पैरेलल शंट क्लीपर में क्या क्या भैया, सीरीज खत्म हुआ तो अब की बार डायोड क्या लग जाएगा, ये लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लग जाएगा, और फिर से वही कहानी है, नेगेटिव वाली फॉर्म, आउटपुट फॉर्म क्या मिलेगी, तो ये उठ गया ऊपर वाला, नीचे वाला खत्म हो गया। ये आपको देख लेना है, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम से यहाँ पे लिख के आ जानी है, इतना काम कर देना है। तो पॉजिटिव में क्या हुआ, पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव यानी कि इस वाली साइकिल में बात करें
तो इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव, डायोड बिकम फॉरवर्ड बाइस, तो ये आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो आपकी आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, केवल नीचे मिलेगा नेगेटिव वोल्टेज में। क्या हुआ, डायोड रिवर्स बाइस हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज जो कि तू आपकी बाहर कूद जाती है, क्योंकि पैरेलल में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ आउटपुट फॉर्म मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखनी है। बाइस पैरेलल क्लीपर्स की बात कर ले, तो बाइस्ट में क्या है भैया, आपको पैरेलल क्लीपर रखना है। इसमें क्या है, ये तो मैंने अभी कराया भाई, ये सेम अभी कराया, दोबारा आ गया भाई ये, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें, तो इसमें जेनर डायोड लगा हुआ है, और जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेनर डायोड आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है और आता ही रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, ये बात भी ध्यान रखना है भाई, है ना। तो जेनर डायोड का जैसे हमने कहा कि ये जेनर डायोड स्पेशली डिजाइन है पी एन जंक्शन डायोड विच इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बाइस। पॉइंट ध्यान रखो, ये ऑपरेट करता है रिवर्स बाइस के ऊपर, ये फिजिकली दिखता है, ऐसा सिंबल होता है, ये लेयर होती है इसके अंदर। इसमें करना क्या है, बाइस ब्रेक डाउन रीजन टू प्रोवाइड ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ये बात ध्यान रखनी है कि जेनर डायोड फॉरवर्ड बाइस के अंदर ऐसा बिहेव करता है जैसे नॉर्मल डायोड हो, और रिवर्स बाइस के अंदर ये ब्रेक डाउन वोल्टेज के अंदर पहुंच जाता है और करंट फ्लो हो जाता है एकदम से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वर्किंग कैसे करेंगे, व्हेन जेनर डायोड इज रिवर्स बाइस वेरी स्मॉल करंट फ्लो इनिशियली, ये पता ही है कि बहुत कम करंट फ्लो होगा। एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज द रीचेस ए फिक्स्ड वैल्यूज कॉल्ड जेनर वोल्टेज, यानी कि उस वोल्टेज तक जहां पे ब्रेक डाउन होना शुरू होगा उसको बोलते हैं जेनर वोल्टेज। द डायोड सडनली कंडक्ट्स हैवीली, यानी कि डायोड तुरंत से बहुत ज्यादा कंडक्ट हो जाता है, करंट फ्लो कर देता है बहुत तेज तेज, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ इस प्रकार का आपका जो है करेक्टरिस्टिक कर्व आता है कि अगर फॉरवर्ड बाइस्ड है तो वो एज ए नॉर्मल कर्व की तरह काम करता है, नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, जिससे कि आपका कर्व कुछ ऐसे निकलता है। इस रीजन में जाके यहाँ पे ये डायोड अब कंडक्ट होगा, जिस वोल्टेज पे कंडक्ट हो रहा है इस पे, उसको बोला जा रहा है वीजेड जेनर वोल्टेज, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इतनी बात ध्यान रखनी है भाई इसके अंदर। और ये अगर 2 नंबर में आ जाए कि व्हाट इज एवलांचो ब्रेकडाउन, व्हाट इज जेनर ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंसेस है, तो वो पढ़ लेना भैया, दोनों सेम से ही होते हैं। इसमें क्या है कि ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ एक्सीलरेटिंग चार्ज कैरियर्स, एक्सीलरेटेड चार्ज कैरियर्स विद लार्ज वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, जबकि इसमें क्या है, हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है अक्रॉस नैरो डिप्लेशन रीजन के कारण, है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसके अंदर पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। दिस अकर्स इन डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज ग्रेटर देन 6 वोल्टेज, और इसमें लेस देन होती है 6 वोल्टेज से ज्यादा बनती है। अकर्स इन लाइटली डोप्ड डायोड्स, अकर्स इन हैवीली डोप्ड डायोड, यानी कि इसमें लाइटली डोप होता है एवलांचो में, जेनर में हाईली होता है, और इसका जो आपका करेक्टरिस्टिक कर्व है वो लेस शार्पर होता है जेनर से। एवलांचो का मतलब अचानक से होता है, बहुत चीजें व्यापक रूप से हो जाती है, उसको एवलांचो बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो आज तो भाई किसी कारण मुझे जाना पड़ेगा, तो आज हम इतने क्वेश्चन रखेंगे, कल हम इसके और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए भैया, सीरीज चलेगी, पूरी चलेगी, एग्जाम के थ्रू चलेगी, एग्जाम से पहले पहले हम सब सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, तो परेशान नहीं होना है। जो भी नया जुड़ता है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जब भी वीडियो को देखें लाइक जरूर करें एक, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। मिलते हैं जल्दी, मिलते का कल ही करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज किसी वजह से बाहर जाना पड़ा है इसलिए। जी भैया, ये आज हम यूनिट 5 की बात करेंगे। इसमें देखिए यूनिट 5 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, ओनली 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो 100% आपके एग्जाम में आते ही आते हैं भाई, ठीक है। तो उन क्वेश्चन कौन कौन से वो देख लेते हैं। मैंने इसमें पूरी यूनिट डाली है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको इसका, क्योंकि एक सर से जैसे आप इसको देख लोगे तो चीज़ें आपको जो है याद रह जाएंगी। इतनी कोई हार्ड ये चीज़ यूनिट में नहीं होता है। तो डेफिनेशन सिग्नल क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल क्या है, क्लासिफाई सिग्नल क्या है, जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है मैं क्वेश्चन आपको बता दूं स्पेक्ट्रम के बारे में। और ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर 2 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं अच्छे से, और वो ही रिपीट होते हैं हर बार, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है आपका, जी, ट्रांसमीटर, ये क्वेश्चन है जैसे कि, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, और इसमें से आप ये 2 क्वेश्चन तो 100% करके जाएं भैया एग्जाम में, बिना इसके
मत जाना, पेपर में आते ही आता है, या तो ये वाला आएगा या वो वाला आएगा, या किसी और लैंग्वेज में आएगा, आएगा यही। ठीक है। ठीक है भाई। जैसे कि एक्सप्लेन व्हाई मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी इन कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है ये बताना है। एक्सप्लेन द डीमॉड्यूलेशन टेक्निक, आपको टेक्निक बतानी है यूज टू रिट्रीव द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम एन एएम वेव फॉर्म, यानी कि आपको बताना क्या है कि जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ है उससे हम कैसे रिट्रीव करते हैं, वो चीज यहाँ पे बतानी है। ठीक है। तो होता कैसे है कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, डेफिनेशन क्या है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरिंग वन और मोर पैरामीटर्स लाइक एप्टीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल्स। यानी मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होता है जो वेरी करता है वन और मोर पैरामीटर्स के ऊपर, लाइक आपका एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है, एंड फेस वेरी कर सकता है। ठीक है भैया। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है भाई, है ना। तो जरूरी इसलिए है, एक मिनट, क्यों जरूरी है, तो आप देख रहे हो उसके अंदर कि रिडक्शन ऑफ एंटीना हाइट। जी, तो क्यों जरूरी है, पहला पॉइंट रिडक्शन इन एंटीना हाइट, यानी कि एंटीना हाइट को छोटा करने के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब टीवी वगैरह चला करते थे तो बहुत ऊंचाई पे एंटीना लगाया करते थे, उसकी हाइट को छोटा किया गया है। क्यों, एच इजिकल टू आपको दिया गया है λ/4। ठीक है। तो अब लैम्बडा क्या होता है आपका, C/F होता है। इसका मतलब क्या है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स वेवलेंथ इज लार्ज, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी छोटी है तो वेवलेंथ आपकी हाई रहेगी, हेंस एंटीना हाइट बिकम वेरी लार्ज विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन जब मॉड्यूलेशन कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, वेवलेंथ घट जाती है। भाई लैम्बडा कैसे डिपेंड करती है, 1/f डिपेंड करती है। तो हमारा जो काम है मॉड्यूलेशन का, फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, बढ़ा देना है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ अपने आप कम हो जाएगी और एंटीना हाइट बिकम्स प्रैक्टिकल, और एंटीना की हाइट भी प्रैक्टिकली आ जाएगी। सेकेंड थिंग है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, सेकेंड थिंग क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एफिशिएंटली ड्यू टू प्योर रेडिएशन। भाई लंबी लंबी दूरी तक हमें ट्रांसमिशन करना है तो क्या करें भैया, तो हमें क्या करना है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव्स have better radiation properties, hence modulation is required for long distance communication। यानी कि आपको देखना है कि जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज है कैरियर वेव्स हैव बेटर रेडिएशन प्रॉपर्टीज, हेंस मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यानी कि देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आपको एंटीने की हाइट छोटी करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज करना है, और तीसरा अवॉइड करना है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल को। ठीक है। तीसरा क्या करना है, अवॉइड करना है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल को। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्या करना है, फोर्थ करना है रिडक्शन ऑफ नॉइस एंड इंटरफेरेंस, यानी कि देखिए जो भी चीजें आपने लास्ट टाइम या पिछले कुछ समय में देखा होगा सिग्नल्स के अंदर आती है, उन चीजों को खत्म करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या पड़ती है, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर बात करें मॉड्यूलेशन इफिशियंसी की, तो भैया इफिशियंसी का मतलब हमने बार बार आपको बताया है कि ये होती है क्षमता। क्षमता मतलब कि आउटपुट में आप क्या ले रहे हो और इनपुट में आपने क्या दे दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। अब मॉड्यूलेशन इफिशियंसी में आप बात करते हो एम्पलीट्यूड की, तो अगर एम्पलीट्यूड की बात करते हो तो आउटपुट में आपको क्या एम्पलीट्यूड मिला, और नीचे आपको इनपुट में आपने क्या एम्पलीट्यूड दिया था। ऐसे ही आपको मॉड्यूलेशन बताना होता है, एफिशिएंसी बतानी होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भैया। चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए भी हम काम करते हैं। ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग यानी मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ओवर द सेम चैनल यूजिंग डिफरेंट कैरियर
फ्रीक्वेंसीज। तो ये 5 पॉइंट आपके हैं भाई, इन 5 पॉइंट को हेडिंग वगैरह डाल के लिख के आना एग्जाम में, तब आपको तुरंत नंबर टीचर्स इसमें मिल जाएंगे कि 5 पॉइंट के पास हम काम करते हैं। और भी पॉइंट हो सकते हैं, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो ये हुआ है मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन। एक भाई पूछ रहे हैं भारतीय संस्कृति जी की मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी। ठीक है, मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी मैंने पहले ही बताया है, अब फिर बता देता हूँ कि इफिशिएंसी जब भी होती है तो इफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपको आउटपुट में क्या मिला और आपने इनपुट में क्या दिया। ठीक है, उसी को मॉड्यूलेशन इफिशिएंसी बोल देते हैं। अब मॉड्यूलेशन की बात चल रही है, मॉड्यूलेशन किसका हो रहा है? मान के चलो एम्पलीट्यूड का हो रहा है, या फ्रीक्वेंसी का हो रहा है, या फेज का हो रहा है। ठीक है, तो अगर एम्पलीट्यूड का हो रहा है तो आउटपुट एम्पलीट्यूड क्या मिल रहा है? ठीक है, अपोन में इनपुट एम्पलीट्यूड क्या दिया जो सिग्नल दोगे। फेस फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट और इनपुट फ्रीक्वेंसी का अपोन फेस में दिया तो फेस वाला हो जाता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। केवल इफिशिएंसी की तब भी बात अगर आती है तो ध्यान रखें आउटपुट अपॉन इनपुट करना होता है। आप देख रहे हो इसको हमने क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कर दिया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपका ये हो गया एंड फेस मॉड्यूलेशन आपका ये हो गया। इन तीनों को डायग्राम बना के आना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो क्वेश्चन वो खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन आ जाता है कभी कभी इसका कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए आपको एक्सप्रेशन देना होगा, जैसे कि डेरिवेशन चल रही है कि हमारे पास दो सिग्नल होंगे, एक सिग्नल कैरियर का होगा, एक सिग्नल मैसेज का होगा। ठीक है, एक सिग्नल कैरियर का होगा, एक सिग्नल मैसेज का होगा। तो कैरियर सिग्नल को हमने लिखा ए सी साइन ओमेगा सी टी, मैसेज को लिखा ए एम साइन ओमेगा एम टी, और इन दोनों को मिलके जब चीज चलती है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो आता है ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी अपॉन में सॉरी इनटू साइन ओमेगा सी टी। ध्यान रखें कि भाई आपकी जो कोई मैसेज है, कोई मैसेज है, आपका मैसेज कौन लेके जाएगा? तो आपका मैसेज लेके जाने वाले को बोलते हैं कैरियर सिग्नल। ठीक है, अब क्योंकि सब साइन वेव या कोस वेव में चल सकता है तो हमने साइन वेव ले रखा है। ठीक है, तो सी टी आपका जो है कैरियर सिग्नल है, जिसको हमने ए सी साइन ओमेगा सी टी बोला है। ओमेगा सी क्या है? कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज वगैरह होती हैं। मैसेज क्या है? मैसेज जाएगा आपका इस फॉर्म में, जब दोनों एक साथ मिलके जाएंगी। भाई दोनों यानी सी टी भी हुआ प्लस में मैसेज सिग्नल भी हुआ, दोनों एक साथ मिलके जा रही हैं, इसी को बोला गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या बोला गया? मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो आपका ये वाला होता है एस टी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। यहां तक चीज क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ये m की वैल्यू है इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यानी जो आपने m लिया है और m जो सोल्व करने के बाद आता है आपका ए एम अपॉन में ए सी, इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 नंबर क्वेश्चन के लिए कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका होता है ए एम अपॉन ए सी। ए एम क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल एंड ए सी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। अगर ये 1 से छोटा हो जाता है तो कंडीशन में आता है अंडर मॉड्यूलेशन, अगर 1 के इक्वल है तो परफेक्ट मॉड्यूलेशन कहलाएगा, और अगर 1 से बड़ा आ जाता है m तो उसको बोलेंगे ओवर मॉड्यूलेशन, जहां पे डिस्टोर्शन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है। आगे की बात कर ले तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में आपके 2 फ्रीक्वेंसी होनी है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी और एक होता है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, एक होता है लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी मान के चलो कुछ ऐसे आती है, तो यहाँ पे एफ सी प्लस एफ एम कर सकते हैं। लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी भी आपकी एफ सी माइनस एफ एम आ सकती है, और दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम सोल्व करेंगे तो बैंडविथ जो आपकी आती है वो आती है 2 FM। क्या आती है बैंडविथ? 2 FM आती है। क्या आती है? 2 FM। एक मिनट बेटा।
हाँ जी। तो आगे जब बात करते हैं वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म कैसा आएगा वो देखना है भाई। इन ए एम द एनवेलोप ऑफ कैरियर वेव फॉलो द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो वेव फॉर्म आपकी ऐसी होती है कि भाई जो आपका कैरियर वेव फॉलो करेगा वो जैसी शेप मैसेज सिग्नल की होती है वैसी ही शेप फॉलो करेगा, मान के चलो। अब देखो यहाँ पे एक बात है, कैरियर वेव को करना है फॉलो भाई, मैसेज आपका इस फॉर्म में है, यानी मैसेज आपका ए एम साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है, तो कैरियर को भी इसी फॉर्म में होना होगा। ठीक है। एडवांटेज क्या है, सिंपल इम्प्लीमेशन, लो कॉस्ट, इजी डिमोडुलेशन, है ना। और आपका क्या है डिसएडवांटेज, क्या है, लो इफिशिएंसी इफेक्टेड बाय नॉइज, पावर लॉस इन कैरियर, ये सब चीजें हो सकती हैं, है ना। एप्लीकेशन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये आप इसका जो है डायग्राम देख सकते हो भाई, मैसेज सिग्नल ये वाला है, कैरियर सिग्नल ये वाला है, दोनों साइन वेव में चल रही हैं और दोनों को साथ मिलाया तो ये बन गया आपका क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो डायग्राम वगैरह बना के आना अच्छे से भाई। ठीक है। चलिए आगे की बात कर ले इसमें, अगर तो डेरिवेशन ऑफ टेम्पलीट्यूड ये हमने अभी बताया है सेम वैसे ही है, आप भी कर सकते हो, ठीक है, इसे सोल्व कर सकते हो। इसमें जो आपको ध्यान रखना है, पावर ये वाला होता है, पावर पीएसवी साइड बैंड होता है ये, एम स्क्वायर ए स्क्वायर सी अपॉन ए, टोटल पावर होता है एम स्क्वायर ए स्क्वायर सी अपॉन 4। ठीक है भाई। तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी की आप बात कर ले तो एक बार इसको मैंने अभी बताया था, आउटपुट और इनपुट। सिमिलरली इसमें अगर बात करें नीटा इजिकल टू, एक भाई का क्वेश्चन आ रहा था मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, अगर दूसरा देखें तो आपको कर लें तो भैया साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर। मैंने क्या कहा था कि आउटपुट की बात करें इनपुट की बात करें तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है। मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी में अगर बात कर ले नीटा इजिकल टू साइड बैंड पावर अपोन में टोटल पावर। ठीक है। ये टोटल पावर जो आपने इनपुट में दी थी आउटपुट में वो साइड बैंड पावर मिल रही है, इनटू में 100, ये परसेंटेज में आ गई। तो ये हमारी क्या है, एम स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एम स्क्वायर इंटू 100 होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके। इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन इफिशियंसी। ये आपका डायग्राम है, बन सकते हैं कि सिग्नल पावर ये रहा, लोअर साइड बैंड ये रहा, अपर साइड बैंड ये रहा, एफ सी माइनस एफ एम ये रहा, एफ सी प्लस एफ एम ये रहा, एफ सी ये रहा, दोनों के बीच का जो गैप है उसे बोलते हैं बैंड विड्थ। भाई न्यूमेरिकल जरूर आता है इस टाइप का, ध्यान रखना, ये एग्जाम में 100% हो जाता है इस टाइप का न्यूमेरिकल, कि आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी पूछेगा, है ना, और आपसे जो है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बैंड सब कुछ पूछ सकता है, सब आपको फॉर्मूले लगाने हैं और आंसर ले लेना है। ठीक है। चलिए भाई शायद न्यूमेरिकल में दे रखे हैं, इसके अंदर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ग्रुप आपका भारत पाठशाला, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि डी मॉड्यूलेशन आपने पूछा गया था। तो डी मॉड्यूलेशन क्या है कि आपको जो है, जो आपने मॉड्यूलेट किया हुआ है उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना। भाई जिस प्रकार से मैसेज आपने दिया था उसी प्रकार से आपको सुनना है। जब उस प्रकार से सुनोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो मॉड्यूलेट हुआ है उसको डी मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। जैसे नीड ऑफ डिमोडुलेशन क्या हुई, एट द रिसीवर एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल इन मॉड्यूलेटेड फॉर्म टू रिकवर द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल, डीमॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। यानी आपको जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपने आपने बोला हेलो तो आपको हेलो ही सुना सुना जाए, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है डीमॉड्यूलेशन की। ठीक है। तो मेथड होता है आपका ए एम डी मॉड्यूलेशन या एनवलप डिटेक्टर मेथड। एनवलप में आते हैं आपके तीन चीज होती है, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर। तो ये ध्यान रखना है वर्किंग कैसे करता है। वर्किंग आपके लिए लिखा हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, डायोड बिकम फॉरवर्ड बाइस एंड कंडक्ट, कैपेसिटर चार्ज टू पीक वैल्यू सिग्नल। फिर इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, रिवर्स बाइस, स्टॉप कंडक्टिंग हो जाता है। आउटपुट में आपको क्या मिलता है, the voltage across the resistor follows the envelope of AM signal which is original message signal। तो ये आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है भाई। कंडीशन ऑफ प्रॉपर डिटेक्शन की मतलब क्या है, आरसी टाइम कांस्टेंट शुड बी प्रॉपर्ली चूजन, इट शुड बी लार्ज इनफ टू फिल्टर कैरी सिग्नल, इट शुड बी स्मॉल इनफ टू फॉलो एनवेलप वेरिएशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका डायग्राम है, इसको आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन इसमें और है भैया, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, दो ही क्वेश्चन इसके अंदर मैंने आपको दिए हैं, इनको क्वेश्चनों को इन्हीं में से आगे पीछे करके आ सकता है क्वेश्चन, और इससे अलग नहीं आएगा इस यूनिट से। ठीक है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप समझते हैं कि बिना वायर के हमें बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है। बिना वायर के कम्युनिकेट करना है, इसमें आप रडार ऑपरेशन भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो
मॉडर्न सिग्निफिकेशन टेलीकम्युनिकेशन है। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या है, इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू फ्री स्पेस यूजिंग एंटीनास इन द फॉर्म ऑफ ईएमटी वेव्स। यानी कि यहाँ सारा कार्य कौन करेगा, ईएमटी वेव्स काम करेगी। बेसिक ब्लॉक डायग्राम जरूर बना के आना है, मैंने बना रखा है वो आप देख सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन सोर्स भी होगी, ट्रांसमीटर भी होगा, एंटीना भी होगा, फ्री स्पेस भी होगा, चैनल भी होगा, रिसीविंग एंटीना भी होगा, रिसीवर भी और डेस्टिनेशन भी होगा। अगर आप ब्लॉक डायग्राम भी बना के आ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से नंबर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने इनपुट सिग्नल दिया, वो पहुंचा बेस बैंड प्रोसीजर में, फिर उसको मॉड्यूलेट किया गया, उसको अप कन्वर्टर कर दिया गया, फिर उसको पावर दे दी गई और ये एंटीने में पहुंच गया। अब ये एंटीना एक जगह का एंटीना दूसरे प्लेस के एंटीना से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। वो एंटीना उस इस सिग्नल को भेजेगा रेडियो रिसीवर में, फिर ये भेजेगा डाउन कन्वर्टर में कि अप किया था डाउन करना पड़ेगा, फिर मॉड्यूलेट किया था तो उसको डिमोलेट करना पड़ेगा, फिर उसको बेस बैंड में पहुंचाना पड़ेगा, तब आपको आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा कि जो आप बोलते हो, मान के चलो हेलो बोलते हो, तो आपको यहाँ पे हेलो ही सुनाई देगा। ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट अगर बात कर ले, इसमें ये भी आपका एक तरीका है कि रेडियो ट्रांसमीटर है, इस सिग्नल इस फॉर्म में गया हुआ है, सिग्नल आपको इस फॉर्म में ही मिला है। फीचर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के क्या है भाई, कनेक्शन रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, इजी इंस्टॉलेशन होता है, वाइड एरिया कवरेज देता है, टाइप में आपका रेडियो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आते रहते हैं। तो सिमिलरली इसमें आप ये पढ़ सकते हैं, और उसमें जो आप हम करेंगे सेलुलर को तो आप छोड़ सकते हो, टॉपिक में नहीं है, लेकिन आप सेलुलर मतलब सेल का ही यूज करना है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, रडार वाला पढ़ना है इसके अंदर, फिर से क्या पढ़ना है, रडार वाला। तो रडार वाला फ्रीक्वेंसी यूज क्रिस्टल 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ जाता है भाई। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर ये होता है द हेक्सागन इज एन आइडियल चॉइस फॉर मोर मैक्रोसेक्युलर coverage areas because it is closely approximate a circle and offers a wide range of टेस्ट सेलेक्टिंग रियूज क्लस्टर साइज। क्लस्टर का साइज होता है n स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये रियूज फैक्टर है, इसको याद रख लेंगे भाई, रियूज फैक्टर को n इक्वल टू आई स्क्वायर आई जे प्लस जे स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया गया है, इसको आप मर्जी है पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये आपका स्टेशन है, इसको याद कर लें एक। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और डाला गया भाई, ये क्वेश्चन है आपका ये वाला, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ 1G से 5G तक की बात करनी है पूरी। तो यानी कि अभी 1 जनरेशन से हम आगे पहुंच चुके हैं कहाँ, 5G पर। तो पूरी बात बतानी है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, ये सारी बता देना, इस प्रकार से लिख के आ जाना पॉइंट पॉइंट। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन ये वाला आ गया, कंपेयर कर सकते हो तो कंपेयर कर लो कि भाई फर्स्ट जी में जो 1G है, 1G ओनली एनालॉग थी, इसमें केवल वॉइस की बात कर सकते थे। 2G में हमने SMS भेजना भी स्टार्ट कर दिया, 3G में हमने वॉइस के साथ डेटा का यूज करना स्टार्ट कर दिया, 4G हमें हाई स्पीड डेटा मिलना स्टार्ट हो गया, 5G तो पता ही आज अल्ट्रा फास्ट चल रहा हुआ है, IoT चला हुआ है। ठीक है, ये हमने यहाँ डायग्राम बना रखे हैं, इसको आप देख सकते हो। सेटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर लें तो इसमें जो है आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, मैं पहले बता चुका हूँ, रडार की बात करनी है। किसकी, रडार की। इसमें आपको रडार कम्युनिकेशन की बात करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रडार की, कि रडार कैसे काम करता है। ठीक है, रडार का नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म होती है ए सिस्टम दैट यूजेस, क्या करता है, यूजेस EMT waves टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, इस पे बेसिक प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिटेड सिग्नल स्ट्राइक द टारगेट एंड द रिफ्लेक्टेड सिग्नल इको इज रिवर्स बैक। भाई ऐसे मान के चले कि पानी का जहाज है, यहाँ रडार लगा हुआ है, चल रहा है, सामने को पत्थर आ गए, टक्कर मारेगा, वापसी सिग्नल पहुंचा देगा, तो पता लग जाएगा कि हाँ सामने कुछ है। यही काम इसका बेसिकली होता है, और इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम ये रहा भैया, इसको आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार कि डिस्प्ले आपकी यहाँ होना है, एंटीना यहाँ लगा हुआ है, यहाँ डिप्लेक्सर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर आपका जाएगा, ये रिसीव करेगा, सिग्नल प्रोसेसर में जाएगा और डिस्प्ले पे शो कर देगा। इतनी सी बात इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए इस पूरी यूनिट में हम लास्ट बता दें आपको करना क्या है, इस पूरी यूनिट में आपने जो है भाई करना क्या है, 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं, 3 दिए हैं सॉरी, एक न्यूमेरिकल जो हमने बीच में करवाए थे, न्यूमेरिकल है ना, 100% एक न्यूमेरिकल आता है 7 मार्क्स का, करके जरूर जाना, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है भाई। ठीक है,
और नोट्स वगैरह के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है भाटी सर की पाठशाला ऑन व्हाट्सएप। सब नोट्स वहाँ अवेलेबल हैं, सारे सारे नोट्स पढ़ सकते हैं। तो हमारी एफटीपी का ये काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम जो कल लेके आएंगे केमिस्ट्री पे वर्क करेंगे भैया जैसे। तो केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस तक हम करने की कोशिश करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। जी हाँ, आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि यूनिट थर्ड हमारी स्टार्ट हो चुकी है भाई, जिसे जिसे बोलते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक है, तो व्हाट आर ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड डिस्कस देयर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, ये बातें बताएंगे। और क्वेश्चन भाई कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए फोकस करेंगे और पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है ना। तो इसकी जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन का ऑप और एम्पलीफायर का एम्प मिलकर बनता है ऑप एम्प। ठीक है भाई, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हैं कि हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है यूज टू एम्पलीफाई वोल्टेज सिग्नल। यानी कि इसमें क्या होगा, मेन बात ध्यान रखिए, इसके अंदर हम वोल्टेज को एम्पलीफाई करेंगे, है ना। देयरफॉर इट कैन बी एम्पलीफाई बोथ एसी और डीसी सिग्नल्स। यानी कि ऑपरेशन एम्पलीफायर आपके जो सिग्नल होते हैं, एसी होता है और डीसी होता है, उनको भी एम्पलीफाई करेगा, है ना। इसके अंदर 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। आप देख रहे होंगे डायग्राम के अंदर, एक इनपुट है, एक ये इनपुट है और आपको आउटपुट मिला हुआ है, ये सिंबल होता है। तो जो 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं उसमें एक को बोलते हैं इन्वर्टिंग और एक को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यानी कि पॉजिटिव वाले को बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग, निगेटिव वाले को बोलेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, इसमें और चीजें ध्यान रखनी है कि जो वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज जो वी आउटपुट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज अप्लाइड एट टू इनपुट टर्मिनल्स। यानी कि जो वोल्टेज आपने इनपुट में दिया है, ठीक है, उनका डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि ये फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो, जहां पे ये ए निकल के आता है कांस्टेंट टर्म, उसको बोलते हैं ओपन लूप गेन ऑफ एम्प, यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक है भाई, तो क्यों इसको ऑपरेशन एम्पलीफायर कहा जाता है, 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई इज कॉल्ड ऑपरेशन एम्पलीफायर या ऑप एम्प। तो आप बता सकते हैं क्योंकि हम इसके अंदर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ये बेसिक सी आपकी ऑपरेशन एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन था। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पसंद आ रही होंगी, तो लाइक जरूर कर देंगे, है ना। और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेगा। ठीक, इसके आगे आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ब्लॉक डायग्राम बाय द नेम भी पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन चेंज होके आता है तो बाय द नेम भी इसको पूछा जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम आपको पढ़ लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। क्लियर, जैसे कि इसमें क्या होता है, एक तो आपका इन्वर्टिंग इनपुट होगा, एक इन्वर्टिंग इनपुट ये वाला होगा, एक नॉन इन्वर्टिंग होगा, एक इन्वर्टिंग होगा। दोनों को इनपुट में डाल दिया, ये फर्स्ट लेयर जो बनती है 2 बॉक्सेस की, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसमें इनपुट स्टेज होता है और इनपुट स्टेज के बाद इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है, उसके बाद उसको लेवल शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। इतना काम होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए समिंग एम्पलीफायर यूजिंग एन ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड ड्राइव वोल्टेज गेन। समिंग एम्पलीफायर का यूज करके बताना है भाई। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो आते रहते हैं, तो ये कई बार रिपीट हो चुका है। समिंग एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। तो समिंग का मतलब क्या है, चीजों को जोड़ देना है। समिंग एम्पलीफायर लाइक दैट एडर सर्किट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या करते हैं कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सम ऑफ 2 और मोर इनपुट वोल्टेज। यानी कि आपने इनपुट वोल्टेज जो भी दोगे उसका सम होगा, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, यानी कि सबको सम करेगा ये। जैसे इसको इसलिए बोलते हैं एडर सर्किट। भाई समिंग मतलब जोड़ना, है ना। आप इनपुट वोल्टेज 2 2 या 3 2 सबको ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे
ये आर इनपुट रेजिस्टेंस, ये आर इनपुट रेजिस्टेंस, ये आर इनपुट रेजिस्टेंस, तीनों में करंट I1 I2 I3 जा रहा है और तीनों पे वोल्टेज V1 V2 एंड V3 लगी हुई है। एक लो रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसमें करंट आपका IF जा रहा है, जहां पे ये पॉइंट है X। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर है। अब क्या काम करेंगे, ऑल इनपुट वोल्टेज आर अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल थ्रू सेपरेट रेजिस्टर, यानी कि सारे के सारे इनपुट वोल्टेज को हमने कहां पे लगा दिया, ऑपरेशन एम्पलीफायर यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल निगेटिव वाले पे लगा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, नॉन इन्वर्टिंग वाला हमने कर दिया ग्राउंडेड। ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका इनपुट लगेगा वो इनपुट आपका इन्वर्टिंग वाले पे लगेगा, ठीक, और नॉन इन्वर्टिंग वाला आपका ग्राउंडेड हो जाएगा। इसके अंदर ये कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो समिंग एम्पलीफायर में जो आपका इनपुट लगेगा वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगेगा और नॉन इन्वर्टिंग वाला आपका ग्राउंडेड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो पॉजिटिव वाला यहाँ पे क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया। ठीक, उसके बाद हम आइडियली ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें तो आइडियली में हम ये कहते हैं कि जो आपका वोल्टेज है V माइनस वाला वो आपका V पॉजिटिव के इक्वल होता है, और V पॉजिटिव तो आपका जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि ये ग्राउंडेड कर रखा है हमने। जब ये V जीरो हो गया तो V नेगेटिव भी आपका जीरो आता है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड। जब वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि कोई भी करंट एंटर नहीं करेगा ऑपरेशन एम्पलीफायर इनपुट के ऊपर। ऑल करंट सम एट द इन्वर्टिंग नोड, यानी कि सारे के सारे करंट इस इन्वर्टिंग नोड से होके जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर ले इसकी अगर, तो ये पे देखिए कि आपको केसीएल लगाना आना चाहिए इस लूप के अंदर, पूरा पूरा इस वाले सर्किट में। इस सर्किट के अंदर केसीएल लगाइए भाई। ये जो आई एफ है वो यहां मिलेगी जाके। अब आई एफ क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 लगा दिया भैया। आई एफ क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। क्योंकि I1 जो होता है बाय द ओम्स लॉ V इजिकल टू आई आर होता है, इसलिए I1 की बात कर ले तो I1 इजिकल टू होता है V1 अपॉन R1, I2 होता है V2 अपॉन R2, I3 हो गया V3 अपॉन R3, है ना। इसी प्रकार से आई एफ जो आपका हो गया वो हो गया माइनस V नोट अपॉन में आर एफ। ये आई एफ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखना भाई। ठीक है, आर एफ भी नोट में लिखा हुआ है ना। सबकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की, इसके अंदर पुट की, तो हमारा इक्वेशन बन के आई ये वाली। ठीक है, आर एफ इधर है, इसको ले गया उठा के इधर, मल्टीप्लाई हो गई तो वी की जो वैल्यू होगी ये आ गई। यानी जो वी आउटपुट आपका आएगा वो आएगा माइनस आर एफ V1 अपॉन में R1 प्लस V2 अपॉन में R2 प्लस V3 अपॉन में R3। दैट्स इट। इतनी बात ध्यान रखनी है भाई, है ना। स्पेशल केस की बात अगर कर ले कि सारे के सारे रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए, सबके सब इक्वल हो जाए, यानी R1 भी R2 भी R3 तीनों RF के इक्वल हो जाए, तो आउटपुट वोल्टेज आपका नेगेटिव में V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। यानी कि जो नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे कि सम ऑफ ऑल आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव, मतलब कि आउटपुट इज नेगेटिव सम ऑफ ऑल इनपुट्स का इसके अंदर आता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये समिंग वाला कंसेप्ट था। हो सकता है इसके साथ आपको एक न्यूमेरिकल लगा के दे दे, तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा घबराना नहीं है। समिंग वाले में बस सर्किट देखना है, सर्किट के साथ क्वेश्चन दे सकता है। सर्किट में ये आर एन की वैल्यू देखो क्या वैल्यू है, R1 R2 R3 पकड़े चलो, आर एफ देखो क्या है, यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर ले लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात कर ले तो एक्सप्लेन द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग एन ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो भैया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होना है, सिमिलर जैसी प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट की बात करते हैं। देखिए किस लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, मोस्टली आप लाइफ में प्रैक्टिकल यूज करते हैं, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपका एक प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए हम बात करते हैं कि इन द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द इनपुट वोल्टेज कहाँ लगेगी, विद द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक है भाई, इन्वर्टिंग की बात कर ले तो इनपुट आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पहुंच जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग अगर आ गया तो वो नॉन इन्वर्टिंग पे लग जाएगा, एंड अनदर इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। ऑलवेज यूज नेगेटिव फीडबैक विद ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये हमेशा नेगेटिव फीडबैक यूज करेगा विद ऑपरेशन एम्पलीफायर के। द मोस्ट वाइडली यूज्ड
constant gain amplifier circuit is the inverting amplifier. The output is obtained by multiplying the input by fixed और constant gain. अभी देखेंगे कि कैसे आउटपुट निकलता है इसका, कांस्टेंट गेन इसका फिक्स है, ये भी ध्यान रखना है ना। जैसे ये डायग्राम आपका बन चुका है, मैं फिर से बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डायग्राम बना के जरूर आना, विदाउट डायग्राम आप चीजों को नहीं कर पाओगे एंड नंबर भी गेट नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आप कि एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है। इनपुट हमने टर्मिनल इस पे लगा दिया इन्वर्टिंग वाले पे, और नॉन इन्वर्टिंग को हमने क्या कर दिया, इसको बोलते हैं ग्राउंडेड, हमने ग्राउंडेड कर दिया भाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगर हम आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात कर ले तो उसमें R1 आपका इन्फिनिटी होता है। जब R1 इन्फिनिटी हो गया इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में क्या आ गया कि Vx हमारा 0 हो गया। और जब हम केसीएल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो IF आएगा वो क्या आएगा, I प्लस में I2, कुछ इस तरह से कहानी बनेगी। तो यहाँ पे हमारा जो भी है I1 बराबर IF के इक्वल में आ जाता है, इसको I1 मान लेना, ठीक है। तो I1 इजिकल टू IF आ जाता है। अब इस पे हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन तो कैसे लगाते हैं, आप ऐसे आपको ऐसे सोल्व करना है कि V1 माइनस Vx अपॉन में R1, यानी कि जो इधर वाला हिस्सा है लेफ्ट वाला, V1 माइनस Vx अपॉन में R1 यूज करो। फिर आ जाओ बाहर वाले हिस्से में, यानी इस पे, तो Vx माइनस V आउटपुट, Vx माइनस V आउटपुट अपॉन में कौन सा बीच में आया रेजिस्टेंस, Rf, अपॉन में Rf। इतनी बात ध्यान रख लो, आप न्यूमेरिकल भी सोल्व कर आओगे और आप इसका डेरिवेशन भी करके आ जाओगे, ठीक है। इसको रिसोल्व कर लो, सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद में आपका जो वोल्टेज गेन बनेगा वो बनेगा माइनस RF अपॉन R1, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को भी लगा दिया है, अगर क्वेश्चन बन के आता है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग वाले में क्या है कि अब की बार इनपुट हमने जो है देखिए, हाँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉजिटिव वाला, देन इट्स कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यानी इनपुट वोल्टेज अब की बार पॉजिटिव पे कनेक्ट हो गई। यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो रही है वोल्टेज, और ये वाला हो गया आपका ग्राउंडेड, ठीक है। तो कहानी क्या बनेगी, सेम कहानी है, फिर से समझो। इसमें क्या होगा कि V आउटपुट माइनस, ये V आउटपुट है, V आउटपुट माइनस Vx अपॉन में RF इजिकल टू Vx माइनस में, यहाँ तो 0 है वोल्टेज, इनपुट भी तो यहाँ 0 है, तो V0 अपॉन में R1। सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में आपको ये कहानी पे क्या मिल जाएगा भैया, AV की वैल्यू RF अपॉन R1 प्लस में 1 मिल जाएगा, यानी AV जो मिल जाएगा आपको RF अपॉन में R1 प्लस 1 मिल जाएगा। तो ये डेरिवेशन याद रखनी है विद द डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस थे यूनिट 3 के। यूनिट 4 में हम एंटर करने वाले हैं, जहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, एक के 7 मार्क्स का क्वेश्चन 14 से 21 का 100% आएगा भाई, ठीक है। मैं थोड़ी सी आपको रिकमेंड करूंगा कि इनके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स भी थोड़े देख ले, हालांकि क्लास में हमने करवाए हैं, आप यूजुअली क्लास देखते तो उसमें करवाए हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से आपकी यूनिट 4 शुरू हो जाती है भाई, ठीक है। यूनिट 4 में आपको पता है एक ही क्वेश्चन बढ़िया होता है, जो हम इसको करेंगे कि के मैप को कैसे सोल्व करते हैं। के मैप सोल्व करने के लिए आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बिना के मैप के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें कुछ चीजें बढ़ाई गई हैं, जैसे इम्प्लीमेंट ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट्स कैसे करना है। इसने पाई एम लगाया हुआ है, तो ये पोज वाला क्वेश्चन है, ये पोज वाला क्वेश्चन है, ये एसओपी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका जो है के मैप है बेसिक गेट, यानी ये भी आपका जो है सोप वाला क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। और आपका नोट गेट, एंड गेट, और गेट, जोर गेट यूजिंग नैंड गेट, ये हमने क्लास में अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, इसको पढ़ लेना है कि नोट गेट को, एंड गेट को, और गेट को, जोर गेट को नैंड गेट की तरह कैसे बिहेव करते हैं। और डिफाइन यूनिवर्सल गेट्स, इंप्लीमेंट एंड और नोर बाय यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, ठीक है। इसमें मैं आपको के मैप सोल्व करके बताता हूँ, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा कैसे सोल्व करना है। बाकी गेट्स वगैरह के बारे में आपने प्रैक्टिकल भी किए हैं, पढ़े भी हैं, और नोट्स हमने अलग से दिए भी हैं, उसमें केवल नोट्स ये गेट्स ही हैं, इतना बड़ा कुछ नहीं है, वो आपको प्रोवाइड
करा देंगे। तो नोट्स पाने के लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ग्रुप का नाम है भारती सर की पाठशाला, ठीक है, भारती सर की पाठशाला। वहां पर सभी के सभी यूनिट्स के नोट्स पड़े हुए हैं, और सब्जेक्ट, तो वहां से आप इनको गेट कर सकते हैं भैया, ठीक है। तो एक बार जो भी वीडियो देखता है प्लीज लाइक जरूर कर दे भाई, शेयर भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें जो है क्वेश्चन आपका लिख लेते हैं। क्वेश्चन है एफ, ये क्वेश्चन है, इसमें हम डालेंगे फंक्शन एफ हो गया, समेशन हो गया, एम हो गया, नंबर आपके हो गए 0357, 0357, 0357 एंड 8 9 10 11 12 एंड 8 9 12 13, 8 9 10 भी, सॉरी 10 12 13 प्लस समेशन डी 1 6 11 14। ठीक, कैसे इसको यूज करते हैं तो वो देख लेना है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, और गेट का कैसे यूज करना है लास्ट में जाके वो भी आप देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, पहले देखना होता है सर वेरिएबल कौन सा पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल लिख के नहीं दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 वेरिएबल के क्वेश्चन में इस नंबर 16 15 तक जाते हैं, तो इसलिए हमारा इसमें 4 वेरिएबल वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। और डीपली समझना है तो आप जो हमारी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, के मैप वाली अलग से पड़ी हुई है। तो 4 वेरिएबल में हमारे कितने बॉक्स बनते हैं भाई, हमारे बनते हैं 16 बॉक्स। कितने बनते हैं, 16 बॉक्स बनते हैं इस प्रकार से। तो ये हमने बना दिया 1 2 एंड 3, और ये बन गया 1 2 3। जी, तो यहाँ से आगे आपको नंबर पता होते हैं कैसे लिखते हैं, ये नंबर भी याद कर लो, ठीक है, इजी पड़ जाएगा, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। जैसे कि यहाँ 0 0 होता है, यहाँ 0 1 होता है, यहाँ 1 1 होता है, या 1 0 होता है, ऐसे यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0 होता है। यहाँ पे ए बी और सी डी लिख लो 4 वेरिएबल के लिए, ठीक है। ये जो आपका ये बॉक्स जो होता है, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स 0 का होता है, ये बॉक्स 1 का होता है, ये 3 का होता है, ये 2 का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये 4 का, ये 5 का, ये 7 का, ये 6 का होता है, और ये आपका होता है भैया, ये 8 का होता है, ये 9 का होता है, ये 11 का होता है, ये 10 का होता है। ये बॉक्स आपका 15 का होता है, ये 14 का होता है, ये आपका 12 का और 13 का होता है। ये नंबर आपको याद हो जाने चाहिए, सिंपल ट्रिक से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब कहानी क्या है, क्वेश्चन आपको देखना है कि शॉप का है या पोज का है। क्वेश्चन शॉप का ही एग्जाम में आता है मोस्टली, तो यहाँ एम लगा हुआ है, इसका मतलब कोई शॉप का है। शॉप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट का है, सम ऑफ प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर बताइए आपका ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से हैं। इसमें 0 है तो 0 है, यहाँ पे 1 लिख दो, मिन टर्म यूज करेंगे। 3 है, यहाँ पे 3 के लिए 1 यूज कर दो। 5 है, 5 के लिए 1 यूज कर दो। 7 है, 7 के लिए 1 यूज कर दो। 8 है, 8 के लिए 1 यूज कर दो। 9 है, 9 के लिए 1 यूज कर दो। 11 तो नहीं है। 10 है, 10 के लिए 1 यूज, और 12 के लिए 1 यूज, 13 के लिए 1 यूज हो गया। आगे की टर्म क्या है, डी वाली, तो डी वाली के लिए 1 जो है यूज कर दो। डी वाली के लिए यूज करेंगे डी, जैसे कि 1 के लिए डी यूज कर दो, 1 के लिए डी यूज हो गया। 6 के लिए डी यूज कर दो, ले भैया हो गया। 11 के लिए ले भैया। 14 के लिए ये हो गया। यही तो था कंसेप्ट, ओके। अब इसके बाद हम बनाते हैं ग्रुप। ग्रुप में ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर्स को लेकर ग्रुप बनाना होता है, ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। तो ग्रुप बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो एक तो मेरा जो ग्रुप बन रहा है, सिंपल सिंपल मुझे दिख रहा है कि ये मेरा एक ग्रुप ये वाला बन रहा है। मैंने नाम दे दिया इसको ग्रुप 1, ठीक है भाई। दूसरा ग्रुप जो मेरा बन रहा है, दूसरा ग्रुप मेरा ये बन रहा है नीचे वाला, देखते हैं अभी।
हाँ, सेकंड ग्रुप जो मेरा बन रहा है वो एक मेरा ये बन रहा है लाइन वाला पूरा, ये वाला बन रहा है, ग्रुप 2 हो गया। ठीक है भैया। एक ग्रुप मेरा बन रहा है ये 4 का, ग्रुप 3 हो गया जी। कौन सा वन बचा? कौन सा वन बचा? एक तो ये वन बचा, एक ये वन बचा। अब इसके लिए मुझे ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब ऐसे तो हम डायरेक्टली ग्रुप नहीं बना सकते, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसके साथ इसको ग्रुप बना दूंगा या इसके साथ इसका। तो मैं इसके साथ इसका बना रहा हूं, देखना गौर से। मैं जो ग्रुप बना रहा हूं, अरे चल जा भाई, मैं जो ग्रुप बनाऊंगा ये वाला बना रहा हूँ, ये वाला एक ग्रुप ये बन गया। ये ग्रुप का नाम G4 हो गया, और एक ग्रुप मैंने ऐसे ऊपर बना दिया, ये वाला इसके साथ में ग्रुप 5 कर दिया। ठीक है। तो 5 ग्रुप मेरे इसमें आ चुके हैं। 5 ग्रुप को लिख लो साइड साइड, ये लिख लो G1, G2, G3, G4, G5, और आपके नंबर हैं ABCD, 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 और यहाँ पे भी ABCD। ग्रुप वाइज हम नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है। तो ग्रुप वाइज नंबर लिखना स्टार्ट कीजिए भाई। सबसे पहले ग्रुप 1 पकड़िए। ग्रुप 1 ये रहा, इसका पहला बॉक्स ये रहा। तो पहले बॉक्स के लिए ऐसे चलना है, 0001, 0001। दूसरा बॉक्स ये रहा, इसके लिए ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे 0011, 0011। ठीक है। इसके लिए पकड़ो क्या आएगा, सेम पैटर्न 0101। इसके लिए क्या आएगा, 0111। ठीक है भाई, ग्रुप 1 रेडी। ग्रुप 2 में आ जाओ। ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2 ये रहा। इसके लिए पकड़ो क्या होगा, 0001, 0001। इसके लिए पकड़ो 0101, 0101, 0101। अरे चल जा भाई। ठीक है। इसके लिए पकड़ो 1101, 1101। इसके लिए पकड़ो 1001। ग्रुप 3 में आ जाओ। ग्रुप 3 ये रहा भैया, ग्रुप 3। इसके लिए पकड़ो नंबर के लिए 1000, 1000। इसके लिए पकड़ो 1001, 1001। इसके लिए पकड़ो 1011। इसके लिए पकड़ो 1010। ठीक है। चलिए ग्रुप 4 में आ जाओ। ग्रुप 4 कहाँ पे है, ग्रुप 4 ये रहा। ग्रुप 4 हमने ये बनाया, ये वाला। ठीक है। तो इसके लिए पकड़ो तो 1100। तो 1100 आएगा। अरे क्या हो रहा है भाई इसमें, एक मिनट भाई। ठीक है। ग्रुप 4 में इस वाले बॉक्स के लिए पकड़ो 1101, 1101। ओके। ग्रुप 5 आपका ये वाला है, ये वाला, ये था ग्रुप 5। इसके लिए पकड़ो 0000, 0000। और इसके लिए पकड़ो 1000। ये आपके नंबर लिखे गए। इसके बाद का कंसेप्ट है कैंसिलेशन, यानी कि खत्म करना है एक दूसरे को। खत्म कौन सा किससे होगा, खत्म आपका 0 से 1 होगा हमेशा। 0 से 1 होगा हमेशा। तो 0 से 1 देखो, 2 0, 2 1 खत्म हो गए। 1 0 1 1, 1 0 1 1 खत्म हो गया। 2 0 2 1 खत्म हो गए। 0 से 1, 1 से 0 खत्म हो गया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ 2 0 2 1 खत्म हो गए। 0 1 0 1 ये लाइन भी खत्म हो गई पूरी, है ना। यहाँ पे ये लाइन खत्म हो गई भैया, यहाँ पे ये लाइन खत्म हो गई। ठीक है। अब लिखने की बारी, कैसे रिजल्ट लिखें। तो भैया ध्यान रखना, ए लेंगे 1 के लिए, ए बार लेंगे 0 के लिए। मतलब अगर 0 है तो बार लगाएंगे, और अगर 1 है तो क्या लगाएंगे, सिंपल 1 लिखेंगे। जैसे आंसर लिखते हैं भैया। अब फुली हम आंसर पे आ गए हैं। ठीक है। तो आंसर लिखो। तो फुली आंसर पे आ गए हैं, तो भैया आंसर लिखो। ए के लिए यहाँ पे लिखो ए। अरे चल जाओ यार। हाँ जी। तो क्या लिखेंगे, ए। डी के लिए डी लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे सी के लिए, अच्छा ए बार लिखेंगे, यहाँ पे 0 है ना। सी 0 है तो सी बार लिखेंगे, और डी लिखेंगे प्लस। यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे, बी के लिए बी बार लिखेंगे प्लस, ए के लिए ए लिखेंगे,
और बी के लिए भी बी लिखेंगे। ठीक है भाई। तो ये आपका जो है बी लिखेंगे, प्लस यहाँ पे सब जीरो जीरो, तो बी बार सी बार डी बार लिख देंगे। डी बार, ये आपका आउटपुट आ गया, कहानी खत्म। इसमें आप कुछ और करेक्शन भी कर सकते हो अगर आपका आता है, जैसे कि इन दो में से ए कॉमन है, बी प्लस बी जीरो बन जाता है, तो यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये ऐसे आपको सोल्व कर लेना है। अब अगर इसका हम जो क्या करें, इसका अगर हम करें क्या कहानी, एक मिनट भाई, फोर वाले ग्रुप में ए बी आ रहा है, इसमें ए बार बी बार आ रहा है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा ए, हाँ ठीक है। अब इसमें हम जो है क्या करेंगे भाई, इसको खत्म कर सकते हैं, तो हमारा जो है अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है यूजिंग नेट नैंड गेट्स। क्या है? नैंड गेट्स। तो नैंड गेट सोल्व करने के लिए जितने भी आपके आउट ग्रुप हैं, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, पांच ग्रुप से बना आपका एक दो, ये मिलकर एक बनाएगा, तीन एंड चार गेट बना रहा है, गेट है नैंड वाला। और नैंड किससे बनता है? नैंड बनता है आपका भैया एंड गेट से। किससे बनता है नैंड? नैंड बनता है एंड गेट से, तो उसमें आप एंड गेट यूज करोगे। अरे यार, तो नैंड किससे बनता है? एंड गेट से। तो आप क्या करेंगे, एक गेट बनाओ, एक गेट, ठीक है, दो गेट, ठीक है, तीन गेट, और ये चार गेट डी की शेप में बन जाएगा। चार गेट बन गए आपके। अब चार गेट में कौन कौन से हैं भाई? एक दो तीन, तीन गेट बन रहे हैं, तीन गेट बनाने हैं, चार नहीं बनाने, ठीक है। तो तीन गेट में पहले गेट पे जो इनपुट आ रहा है वो ए बार डी आ रहा है। ए बार हमने इनपुट लगा दिया, डी लगा दिया इनपुट, ठीक है। नोट लगा दो, नोट लगा दो, नैंड बन गया, ठीक है। नोट लगा दो तो नैंड बन गया। दूसरे में क्या आ रहा है? दूसरे ग्रुप में आ रहा है आपका सी बार डी, इनपुट सी बार लगाया, इनटू में डी लगा दिया। चौथे में आ रहा है फोर्थ वाले में एक, फोर्थ वाले में ओनली वन इनपुट आएगा जिसका नाम है ए, ये ध्यान रखना, ठीक है। सोल्व कर लेना, बी बार प्लस बी बन जाता है। और तीसरे में आ रहा है आपका एक दो तीन, हाँ, एक और बन जाएगा ग्रुप, तो एक आपका यहाँ बना दो भैया, ये बना दिया। इसमें तीन इनपुट है, एक दो तीन, कौन कौन से? बी बार सी बार डी बार इनपुट है। अब कहानी ये है, आपको रूल याद होने चाहिए। एंड गेट का जो सिंपल एक्सप्रेशन था वो ए डॉट बी होता है आउटपुट में। यहाँ पे जब आउटपुट लेते हैं तो इनका डॉट आएगा, ए बार डॉट डी, और नैंड की वजह से इसके ऊपर और एक बार आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आएगा सी बार डॉट डी, इनके ऊपर बार आ जाएगा, ऐसे ही इसके ऊपर बार आ जाएगा, ऐसे ही बी बार सी बार डी बार इसके ऊपर बार आ जाएगा। और सबको भैया एक तरह से जोड़ के, सबको आगे बढ़ा के, ऐसे करके आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, और एक गेट यहाँ लगा दो। यहाँ पे एक गेट लगा दिया, और यहाँ पे और से एक बार नैंड दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसका भी बार आ जाएगा। जैसे ए बार डॉट डी, इस बार की जगह मैं डैश यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लाई सी बार डी, इसका भी डैश, और यहाँ पे ए बार का डैश हो रहा है, और यहाँ पे बी बार सी बार डी बार का डैश हो रहा है, और एक बार इन सब के ऊपर डैश हो रहा है। तो ऐसे सोल्व करते हैं बाय द गेट्स, याद रखना भाई, ठीक है। तो यहां तक हमारी जो है ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, इनको प्लीज प्लीज कर लेना, एग्जाम में पास होना है तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक यूनिट बची है 5 हमारी, उसमें दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो है ये खत्म हुआ भाई। ओके, ठीक है भाई, तो बाकी हम कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।